भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में जलाए गए की शारीरिक राख 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से कपिलवस्तु एक भाग आया है जो बीच में रखा गया। बैठने के लिए सीट बेंच नहीं है, टाट पट्टी पर ही बच्चे बैठते हैं। लाइट का कनेक्शन है पर लाइट आज तक आई नहीं है। सरकार ने, योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्लान में काला नमक को लिया है, लेकिन समस्या है कि वो ग्राउंड तक पहुंच नहीं पा रहा, जिससे किसान परेशान हो रहा है। बीजेपी से कितना ठीक तो कोई सरकार नहीं। नमस्कार, भारत नेपाल सीमा के सिद्धार्थनगर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। भगवान बुद्ध की ये धरती है, उनका गृहनगर। यहीं पर उन्होंने जन्म के बाद 29 साल गुजारे थे। भारत नेपाल सीमा 68 किलोमीटर की, खासतौर से सिद्धार्थनगर की सिर्फ सीमा छूती है। इस वजह से इस जगह का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि यहीं पर बिल्कुल पास में लुम्बिनी है, जहां पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। और ये कपिलवस्तु, जहां पर सांसारिक मोह माया छोड़कर वो निकल पड़े थे अध्यात्म के ज्ञान की खोज में। अब सवाल यह है कि इतने वर्षों के बाद यहाँ की तस्वीर और तकदीर कैसी है? भगवान बुद्ध की ये कर्मस्थली, खासतौर पे उनकी शुरुआती 29 सालों की, ये क्या कहती है मौजूदा राजनीति को लेकर? दूर दूर से लोग तो यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनके लिए किस तरह की खास व्यवस्था यहाँ की सरकार की ओर से की गई है? और सवाल ये भी कि क्या कहता है यहाँ का राजनीतिक मिजाज और किसके सिर सतेगा सिद्धार्थनगर का ताज? आज इसी बात की करने वाले हैं हम बड़ी पड़ताल। बौद्ध धर्मावलंबियों की आस्था का केंद्र कपिलवस्तु, शाक्य गण की राजधानी। राजा शुद्धोधन और महामाया के पुत्र गौतम बुद्ध ने यहीं से 29 साल की उम्र में ज्ञान की खोज के लिए राजपाट छोड़कर वो निकल पड़े थे। ज्ञान प्राप्ति के बाद राजा शुद्धोधन के निमंत्रण पर वो यहाँ आए और यहाँ के लोगों को उपदेश दिया था। आज भी कपिलवस्तु में बौद्ध धर्म से जुड़े तमाम अवशेष मौजूद हैं। यहाँ एक स्तूप भी है, जहाँ महात्मा बुद्ध की अस्थियां रखी गई थीं। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग यहाँ पर साधना कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? बर्डपुर से। सिद्धार्थनगर के? जी, कपिलवस्तु के। तो यहाँ पर आप साधना कर रहे हैं? जी। बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं? जी। साधना करके क्या मिलता है यहाँ पर? यहाँ शांति मिलता है। हमारे दर्शकों को बताइए यहाँ के बारे में, क्या है खास यहाँ पर? भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ कुशीनगर में जलाए गए। जलाने के बाद में उनकी शारीरिक राख 8 भागों में बांटा गया, जिसमें से कपिलवस्तु एक भाग आया है जो बीच में रखा गया। भगवान बुद्ध जो का बीच में हम स्तूप देख रहे हैं, इसी में नीचे भगवान की राख रखी गई। जी। कपिलवस्तु में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग ही नहीं आते, यहाँ पर आसपास के आम लोग भी आते हैं। ये परिवार यहाँ लड़का लड़की की छिकाई यानी सगाई समारोह के लिए आया है। यहाँ जागरूकता की कमी है, अक्सर यहाँ बाल विवाह के मामले सामने आते हैं। बच्चे की शादी इतनी 18 साल की उम्र में क्यों कर रहे हैं, इतनी छोटी उम्र में? अब छोटा उम्र में जब देखोवल हो ही गए, हाँ, तय तमाम हो ही जात बा। हाँ, हम लोग करा जाए अब साल भर के बाद। अच्छा, दे दुखावल आज ही हो गया। हाँ। और 4 मतलब साल भर? हाँ, 4 महीने बाद करा जाए अब। अच्छा, ये देहात में बच्चे रहते हैं तभी शादी कर देते हैं। हाँ, इसी वजह से कर दिया जाता है। देहात में शादी इसलिए। ठीक है। देखिए, ये ग्रामीण अंचल का हिस्सा है और यकीनन इन लोगों तक वो सरकार की बात 18 साल और 21 साल वाली अभी आ नहीं पाई है। इसी वजह से 18 साल की उम्र में ही वर वधू दोनों का यहाँ पर छिकैया किया जा रहा है। 2022 विधानसभा चुनाव की आहट यहाँ तक पहुँच चुकी है। किसका काम इन्हें पसंद आया और क्या अपेक्षाएं हैं, इस पर खुलकर बात होने लगी है। ये लोग बांसी विधानसभा क्षेत्र से आए हैं। जनप्रतिनिधि से असंतुष्ट हैं, लेकिन इनके मतदान का पैमाना काम है तो प्रत्याशी का नाम और रसूख भी है। आप लोग के लिए अच्छी सरकार कौन सी है, ये बताइए। मोदी अच्छे हैं? क्या किए हैं मोदी जी? अच्छा करते हैं, अच्छा काम करते हैं। आप बताइए, आपके लिए कौन अच्छा है? मोदी ही अच्छे हैं। क्यों? सबका अच्छा काम करते हैं। अच्छा काम करते हैं नरेंद्र हाँ। मोदी। कुछ और महिलाओं के पास चलते हैं। 2 लोग तो मोदी वाली। आप लोग बताइए, आप लोगों को कोरोना में अनाज वनाज मुफ्त में मिला है? हाँ, मुफ्त में। क्या क्या मुफ्त में मिला है? गेहूं और चावल मुफ्त में मिला है। तो कौन अच्छा सरकार देता है आपके लिए? अभी है मोदी देता है। और अखिलेश यादव, मायावती, बाकी लोग? मोदी ही अच्छे हैं। आप बताइए दादा, आप लोग बांसी से आए हैं?
आपके वहां से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं जय प्रताप सिंह जी, काम किए हैं इलाके में? जय प्रताप सिंह नाई काम कर रहे हैं, लेकिन जोगी और मोदी काम किए हैं। वही कमल के फूल पर और अपना राजा हो के नाते हाँ, वोट सब दिया जाता। हमारे यहाँ तो रोड ही नहीं सही है साहब, रोड नहीं अच्छी है? नहीं, कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो कौन अच्छा है आप लोगों के लिए? हम लोग के लिए तो बस राजा अच्छा है, लेकिन काम नहीं करवा रहे हैं, पता नहीं क्यों। कौन सी हमारे पार्टी लिए अच्छी है? पार्टी के लिए तो हमारे लिए तो अखिलेश अच्छा रहे हाँ, कि वो बढ़िया काम करते थे। ज्यादातर लोगों का मानना है नरेंद्र मोदी योगी ने अच्छा काम किया है। कुछ लोगों ने कहा अखिलेश यादव अच्छे हैं, लेकिन स्थानीय विधायक से नाराजगी होने के बावजूद बांसी क्षेत्र में इन लोगों का ये कहना है कि हम तो कमल के फूल पर ही जाएंगे। ज्यादातर लोगों की ये आवाज थी। अब फिलहाल बांसी की बाकी जनता क्या कहती है, ये देखना दिलचस्प रहेगा। सिद्धार्थनगर भले ही अरसे तक बुनियादी सुविधाओं की बाट जोहता रहा, लेकिन यहाँ के काला नमक चावल की महक सदियों से दुनिया के कोने कोने में पहुँच रही है। धान की ये लहलहाती फसल आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि अब इसकी कटाई शुरू हो गई है। आमतौर पर जो सामान्य चावल होते हैं उसका जो धान होता है उसकी कटाई पहले हो जाती है, लेकिन काला नमक का जो चावल होता है उसके धान की कटाई कम से कम 10 से 15 दिनों के बाद होती है। इसी वजह से यहाँ पर काला नमक के चावल की जो कटाई हो रही है वो थोड़ी देरी से हो रही है। खासतौर से नवंबर के आखिरी हफ्ते या फिर दिसंबर में इसकी कटाई होती है। जो स्वाद और सुगंध सिद्धार्थनगर के काला नमक चावल में है, उसकी कहीं और कल्पना भी नहीं की जा सकती। A1 क्लास का माना जाता है यहाँ का काला नमक का चावल। यहाँ के किसान इस बात का दावा करते हैं। अलीदापुर का हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। ये चारों तरफ आप देख रहे हैं धान की लहलहाती फसल है, लेकिन काला नमक का ये जो पूरा का पूरा धान का हिस्सा देख रहे हैं, चूंकि बहुत ज्यादा भारी हो गया है इसलिए आपको ये फसल गिरी हुई दिखाई दे रही है। तो नंबर 1 माना जाता है यहाँ का काला नमक। यहाँ का काला नमक हमारे यहाँ सिद्धार्थनगर अलीदापुर का काला नमक नंबर 1 पर है। ये सबसे उत्तम ही है और यह तो देश और विदेश में भी यह काला नमक जाता है। काला नमक ये बहुत महंगा भी आता है। कितने रुपए किलो आता है? ये मान कर चलिए कब 15-16 हजार रुपया कुंतल पड़ेगा। काला नमक धान पैदा करना कोई हंसी का खेल नहीं है। खाद पानी भरपूर चाहिए, ऊपर से पैदावार भी कम होती है। दशकों तक काला नमक धान बोने वाला किसान भाग्य भरोसे था, लेकिन अब सरकार इस तरफ ध्यान दे रही है। यहाँ के आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या किसानों की क्या है? सबसे बड़ी समस्या है संसाधन के अभाव में लोग काला नमक की खेती को भूल चुके थे। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद 2017 में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत सिद्धार्थनगर का चयन किया और किसानों को मुफ्त में इसकी बीज भी उपलब्ध कराई। अच्छा। और दिन प्रतिदिन किसान इसमें रुचि दिखाकर अधिक से अधिक खेती कर रहे हैं। सरकार कैसी है आपकी? सरकार ठीक है, बीजेपी वाली बहुत ठीक है हमारी सरकार। आप लोगों को फायदा देती है? फायदा तो सबको देती है। तो बीजेपी ही अच्छी है क्या दूसरी कोई सरकार अच्छी है? नहीं, बीजेपी से कितना ठीक तो कोई सरकार नहीं है। काला नमक उत्पादन करने वाले किसान चाहते हैं कि इस किस्म के धान पर सरकार और भी शोध कराए, ताकि इसकी महक भी बनी रहे और उत्पादन भी बढ़ जाए। सरकार अच्छा करने का प्रयास 5 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है और अच्छा करना अभी बाकी है, जिससे लोगों को पैकिंग की व्यवस्था अच्छी मिल जाए, इनको रेट अच्छा मिल जाए। जैसे और जगह पे अगर 2 कुंटल होता है तो इनका जो है 1 कुंटल होता है। ये पूरे दुनिया में यही एक बेल्ट है जहां पर काला नमक उत्पादन लोग करते हैं। इसको और थोड़ा सरकार प्रोत्साहन कर दे। सिद्धार्थनगर जिले में 5 विधानसभा की सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन ने यहां पर क्लीन स्वीप किया था। 4 सीटें बीजेपी ने जीती, जबकि शोहरतगढ़ सीट अपना दल के प्रत्याशी ने कब्जा कर ली थी। बांसी से जीतकर राजा जय प्रताप सिंह स्वास्थ्य मंत्री बने, तो इटवा में समाजवादी पार्टी के दिग्गज माता प्रसाद पांडे को हराने वाले सतीश द्विवेदी को इनाम में बेसिक शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार मिल गया। मुकाबले को जीतने के लिए 2022 में किस तरह की तैयारी है, क्या है रिस्पांस इलाके का? चित्रा, हम तो सबसे कड़ा मुकाबला पिछली बार लड़ चुके हैं। हम बिल्कुल नए थे,
हाई स्कूल की पढ़ाई के बाद हमने घर छोड़ दिया था। लोग ये भी नहीं जानते थे कि हम यहाँ के रहने वाले हैं। हमारे लिए पहचान का संकट था और उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, जो तत्कालीन विधानसभा के अध्यक्ष थे, 6 बार विधायक रह चुके थे, 2 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके थे, दूसरी बार विधानसभा अध्यक्ष थे, उनके सामने लड़ रहे थे। जो समीकरण, कोई भी समीकरण मेरे पक्ष में नहीं था, लेकिन मैं सौभाग्यशाली था कि उस समय हमारी केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की, मोदी सरकार की उपलब्धियां हमारे पास थी। पूरे उत्तर प्रदेश में एक माहौल बना हुआ था मोदी जी के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में, और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में जो गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार था उससे लोग ऊब चुके थे। तो जो नारा दिया था भाजपा ने, ना गुंडागर्दी ना भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार, उस नारे ने हमारी मदद की। लोगों को विश्वास हुआ कि केंद्र में जो सरकार है, अगर उसके साथ चलने वाली प्रदेश में भाजपा की सरकार होगी तो उत्तर प्रदेश का भी विकास होगा, और बहुत ही ऐतिहासिक विजय मिली, किसी को उम्मीद नहीं थी। तो इस बार तो इन 4.5 वर्षों में बहुत कुछ हमने किया है। आपने इटवा के लिए क्या किया है, जिस विधानसभा के लोगों ने आपको चुनकर भेजा है लखनऊ तक? देखिए, आजादी के बाद इस विधानसभा क्षेत्र में एक भी टाउन एरिया नहीं था। आज इटवा, बिस्कोहर 2 नगर पंचायतें हैं। यहाँ ना कोई राजकीय इंटर कॉलेज था, ना राजकीय डिग्री कॉलेज था। राजकीय इंटर कॉलेज बनकर तैयार है, पढ़ाई शुरू होने जा रही है। राजकीय डिग्री कॉलेज की भी पहली मंजिल की छत लग गई है, जल्दी वो भी निर्माण कार्य पूरा हो। इतना नहीं, मैं चूंकि प्रोफेसर हूँ कॉलेज में, तो मुझे शिक्षा के प्रति जिम्मेदारी ज्यादा महसूस करता था मैं। ITI निर्माणाधीन है, राजकीय पॉलिटेक्निक भी निर्माणाधीन है। कई सारी सड़कें जो टूटी फूटी थी, जर्जर थी, अभी आप जिस सड़क से आई होंगी वो सड़क बनी, स्टेट हाईवे हुआ, 7 मीटर चौड़ी कई सड़कें मिली, कई पुलों का काम हुआ, बंधों पर बाढ़ से रोकथाम का काम हुआ। 150 करोड़ से अधिक से बाढ़ की परियोजना भी 1 साल पहले स्वीकृत हुई। बहुत, एक पशु अस्पताल बना जो अभी तक नहीं था। तो बहुत सारे ऐसे काम, लोग कहते हैं कि पिछले 45 वर्षों में जो अपेक्षाएं लोगों को पूरी नहीं हो पा रही थी, वो काम इन 4.5 वर्षों में हुए हैं। यहाँ रोडवेज बस स्टेशन आज तक नहीं था, फायर स्टेशन आज तक नहीं था, कोई मिनी स्टेडियम आज तक नहीं था। इन तीनों की जमीन मिल चुकी है, जमीन संबंधित विभागों को सौंपी जा चुकी है, प्रशासनिक स्वीकृति भी मिल चुकी है। वित्तीय सहमति जारी होते ही इन तीनों का भी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अरसे तक तमाम सरकारों ने सिद्धार्थनगर की अनदेखी की। बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में काम तो ठीक ठाक हुआ, लेकिन अभी भी कई स्कूलों तक सुविधाएं नहीं पहुंची। दीपक तले अंधेरा की कहावत तो आपने बहुत सुनी होगी, लेकिन खिड़की को खोलकर अंधेरे को दूर करने के लिए और उजाले को अंदर आने के लिए छात्रों की ओर से कैसे यहां पर कोशिश की जाती है, उसका एक नायाब नमूना हम आपको दिखा रहे हैं। ये क्लासरूम है। आपको बता दें कि यहाँ पर बिजली का ये बोर्ड तो लग गया है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, लेकिन आज तक यहाँ पर बिजली आई नहीं है। 1990 से ये छोटे बच्चों के लिए, कक्षा 1 से 5वीं के लिए ये विद्यालय खोला गया, लेकिन बिजली आज तक इस विद्यालय में नहीं आई है। अंदर बच्चों को आप देखेंगे अंधेरे में पढ़ने के लिए किस तरह से मजबूर हैं। न लाइट है, न पंखा है, सिर्फ ये एक दाहिनी तरफ खिड़की है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो वहां पर एक छोटी सी खिड़की है जिसके जरिए उजाला आता है, रोशनी आती है और फिर ये बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। स्कूल के नल में पानी नहीं है और बाथरूम का दरवाजा बंद है, तो फिर बच्चों का काम कैसे चलता है, ये आप उन्हीं से सुनिए। तो कहाँ जाते तुम लोग? खेत में। और पानी कहाँ से आता है? गढ़ा में, वहाँ से। गढ़ही से पानी लेकर आते हो? हाँ। और सारे लड़कियां भी जाती है खेत में? हाँ। नहीं, आप हम लोग नहीं जाते। जाती है नहीं हो? बाथरूम यहाँ पे बंद है तो कहीं जाना ही नहीं है, इंतजार करना है, छुट्टी होगी तो घर जाएंगे, है ना? और पानी कैसे पीते हो? पानी वहाँ से नल से लाते। किसके घर से? वहाँ पर पास। और वो मना करते हैं वो लोग तो? हाँ। दे देते हैं पानी। तो आप लोग दूसरे के घर से लेकर जाते हैं तो बोलते हैं और नहीं पहन कर जाते हैं तो नहीं बोलते हैं। तो फिर पानी दे देते हैं। हाँ। अच्छा, ये वाला पानी वाला आपका खराब है। कितने समय हो गए खराब हुए? 10-15 दिन से खराब पड़ा हुआ है। ठंड में मास्टर साहब बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं। स्कूल में अब तक फर्नीचर का काम नहीं हुआ है, लेकिन बच्चों में उत्साह बना हुआ है। बच्चों के पास स्कूल के कपड़े नहीं हैं। मैडम अभी फंड कुछ के बच्चों अकाउंट में आ गया है, कुछ के में नहीं आया। 15 दिसंबर तक हमें जहां तक सूचना मिले कि फंड आ जाएगा तो बच्चे अपनी ड्रेस सिलवा लेंगे। अच्छा, ये नीचे यहाँ पे एक भी बैठने के लिए सीट बेंच नहीं है, टाट पट्टी पर ही बच्चे बैठते हैं। अच्छा, ये टाट पट्टी अपने घर से लेकर आते? नहीं, ये हम विद्यालय से है। अच्छा, ये टाट पट्टी विद्यालय से है। बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी का जब इस सवाल से सामना हुआ
तो उन्होंने ये कहा कि उनके कार्यकाल में स्कूलों का कायाकल्प तो हुआ है, लेकिन सबका नहीं, कुछ किया है, कुछ अभी बाकी है। हम ये क्लेम कभी नहीं करते कि उत्तर प्रदेश के सारे स्कूलों का हमने कायाकल्प कर दिया है, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पिछले 10-15 साल उत्तर प्रदेश में जो भी सरकारें रहीं, उन्होंने पूरी शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया। इंटरमीडिएट में नकल होती थी, डिग्री में भी उसी तरह की अराजकता और ये सब परिस्थितियां मौजूद थी। बेसिक शिक्षा पर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। स्कूलों के भवन जर्जर थे, जहां बच्चे थे वहां टीचर नहीं, टीचर थे तो बच्चे नहीं, दरवाजे खिड़कियां नहीं, बाउंड्री नहीं, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, कुछ भी नहीं था। सरकार बनते ही हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने विशेष ध्यान दिया पूरी शिक्षा व्यवस्था पर, और विशेषकर बेसिक शिक्षा पर। 2 काम उन्होंने एक साथ चलाया, एक तो बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए स्कूल चलो अभियान, और दूसरा ऑपरेशन कायाकल्प। उसका परिणाम यह हुआ कि 1,58,631 विद्यालय जो हमारे हैं, उसमें से 1 लाख से अधिक विद्यालयों का हमने कायाकल्प के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से, अपने विभाग के फंड से, CSR से, समाज के सहयोग से बाउंड्री का निर्माण, दरवाजे, खिड़कियां, भवनों की मरम्मत, पेंटिंग, सरकारी उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में फर्श, हम और आप दोनों जब पढ़ते थे तो कहीं टाइल्स हमने नहीं देखा था, आज फर्श पर टाइल्स है। विद्युतीकरण भी लगातार हो रहा है, पीने के पानी की व्यवस्था हो रही है, लेकिन सब में नहीं हो पाया है। ये प्रयास हम तेजी से कर रहे हैं, लेकिन अब कोई चीज 25-30 साल से नहीं हुई, तो एक साथ करना इस छोटे से कार्यकाल में मुश्किल है। कोशिश कर रहे हैं, निश्चित रूप से 1 लाख से अधिक विद्यालयों का कायाकल्प हम कर पाए हैं। सिद्धार्थनगर जिले में सत्ता पक्ष के विधायक सरकार के कामकाज के दम पर चुनाव जीतने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी कमर कसकर चुनावी मैदान में कूदने को बेताब है। दावा यहाँ भी सीट का ही है। उनके दोनों मंत्रियों से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जनता ने एकदम मूड बना लिया है, अगड़ाई ले लिया है। आने वाले 2022 के चुनाव में पांचों की पांचों विधानसभा सीट यहाँ समाजवादी पार्टी अपने विकास के बल पे जीतेगी। भरोसा क्यों करेगी यहाँ की जनता? समाजवादी पार्टी पर क्यों भरोसा करेगी? समाजवादी पार्टी पे इसलिए भरोसा करेगी क्योंकि हमने 2012 से लेकर जो 2017 तक विकास किया है। आप गांव और गली के मोहल्ले की आज देख लीजिए, जो सड़कें हमने बनवाया था उस सड़कों की बुरी हाल है। उसमें आप ये नहीं समझ पाएंगे कि सड़क गड्ढे में है या गड्ढे सड़क में है। सिद्धार्थनगर जिला दशकों तक हुक्मरानों की प्राथमिकता सूची से बाहर रहा, लेकिन अब यहाँ विश्वविद्यालय है, मेडिकल कॉलेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी ने पिछले दिनों यहाँ कई सौगातों की बारिश की है। वहीं विपक्ष विधायकों की नाकामियों की फहरिस्त लेकर बैठा हुआ है। सवाल ये है कि सिद्धार्थनगर की जनता आखिर सुनेगी किसकी, मानेगी किसकी? सिद्धार्थनगर से 2 कद्दावर मंत्री आते हैं यूपी सरकार के। बासी विधानसभा सीट से आते हैं जय प्रताप सिंह, जो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इटवा से आते हैं बेसिक शिक्षा मंत्री। लेकिन उनके दावे और वायदे क्या हैं वो भी आपने सुन लिया। जो काम उनकी ओर से किया गया है ये लोग उसको भी गिनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी दावा करती है कि दरअसल पुरानी सरकारों ने सिद्धार्थनगर की जितनी उपेक्षा की थी, हमने उसको विकास के पथ पर आगे बढ़ाने का काम किया है, जबकि विपक्षी दल लगातार बीजेपी के दावों पर सवाल उठाते हैं। अब आगे 2022 में क्या होगा, किस पार्टी पर जनता करेगी भरोसा, इसके लिए हमें करना होगा थोड़ा इंतजार। सिद्धार्थनगर से बुलेट रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन हिमांशु शर्मा और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, सिद्धार्थनगर आज तक।